मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो, वी आर बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा लैक्टोबैसिली के बारे में, उसके यूजेस और उससे जो है क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। उसके बाद आपने इसमें पढ़ा यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली। फिर नेक्स्ट जो यूजफुल बैक्टीरिया आपने देखा था वो था राइजोबियम। इसमें आपने देखा कि राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, जिसमें राइजोबियम को शेल्टर और फूड मिलता है और प्लांट को उसके बदले में नाइट्रोजन, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में मिलता है। उसके बाद आपने ईस्ट के बारे में देखा कि किस तरह से ईस्ट जो है ये अल्कोहल प्रोडक्शन में काम में आता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ईस्ट जो अपना रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल मेथड बडिंग से करता है। और ये सब होने के बाद जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एंटीबायोटिक। बच्चों, एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, बायो मीन्स लिविंग। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होता है या वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए काम में आता है, दे आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। बहुत बार बच्चों आपने देखा होगा, पहले ऐसा होता था, अगर आपको कहीं चोट लग गई है, चोट लगने के बाद पुराने समय के लोग क्या बोलते थे, उसके ऊपर मिट्टी लगा दो। अब आप कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें काफी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिससे आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। मगर कुछ केसेस में इस मिट्टी के बाद भी, मिट्टी लगाने के बाद वो जो वुंड रहता था ठीक हो जाता था। एक्चुअली उसके पीछे ये एंटीबायोटिक वाला ही कंसेप्ट था। क्या होता है, सॉइल में कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो केमिकल दूसरे बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। तो देखो एंटीबायोटिक का डेफिनेशन क्या कहता है, कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganism are called antibiotic। तो ये कार्बन कंपाउंड है जो किससे मिलता है, कुछ बैक्टीरिया से भी मिलता है, कुछ फंगस से भी मिलता है। और ये जो बैक्टीरिया फंजाई से मिला हुआ कार्बन कंपाउंड है ये डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक डिस्कवरी ऑफ द 20th century have brought about a revolution in the field of medicine। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत से जो सैनिक थे वो वुंडेड हो गए थे, तो उसी समय एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ था। और ये जो डिस्कवरी था इसने मेडिकल फील्ड में बहुत रिवोल्यूशन लाया। इवन अ डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस हैज बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्री। आपको पता है कि पहले ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बहुत से लोगों का डेथ हो जाता था और ट्यूबरकुलोसिस को लगभग लाइलाज माना जाता था, इनक्रेडिबल डिसीज। लेकिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बाद ट्यूबरकुलोसिस जो है बहुत सारे कंट्री से इराडिकेट हो चुका है। इवन हमारे इंडिया में भी हमने ऑलमोस्ट ट्यूबरकुलोसिस को इराडिकेट कर दिया है। एंटीबायोटिक मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एक्ट होता है। सम एंटीबायोटिक कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब प्रोटोजोआस में क्या आता है, अमीबा आ गया, ओके, अब एनिमल क्लासिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ चुके हो। सम एंटीबायोटिक आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो खाली एक ही टाइप के बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो बहुत डिफरेंट, सेम एंटीबायोटिक डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को किल करता है। ऐसे एंटीबायोटिक को हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका एग्जांपल है एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। आपको एग्जाम में आ सकता है, राइट नेम ऑफ एनी टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या क्या आएगा, एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अभी क्या होता है ना, बहुत बार कोई डिसीज हुआ रहता है, उसके सिम्टम तो मालूम रहते हैं, ओके, लेकिन ये नहीं मालूम रहता है कि किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो ऐसे समय में डॉक्टर क्या करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देता है। क्यों देता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्योंकि पैथोजन मालूम नहीं है ना कौन एग्जैक्टली है। तो देखो, व्हेन द पैथोजन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इवन दो द सिम्टम ऑफ डिसीज आर विजिबल, सिम्टम विजिबल है लेकिन उसका डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता नहीं है, तो ऐसे समय में डॉक्टर क्या देगा उस पेशेंट को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ओके।
तो समझिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है वो एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को किल करता है। अगर डॉक्टर को सिम्टम मालूम है कि ये बीमारी हुई है मगर कौन से बैक्टीरिया से हुई ये मालूम नहीं है, तो समय डॉक्टर क्या देगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देगा। दो एग्जांपल क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। व्हेनेवर पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म डेफिनेटली नो, अगर मुझे मालूम है कि ये जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है, अब टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से हुआ है जो, और बैक्टीरिया भी मुझे पता चल गया है, तो मैं ऐसा एंटीबायोटिक दूंगा जो खाली उस साल्मोनेला टाइफी को ही किल करे। ओके, तो ये कैसा हो गया, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गया। एग्जांपल आर पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ओके, तो नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन द पैथोजन इज नोन then doctor give the antibiotic against only that pathogen and that antibiotic will kill only the pathogen which is known। तो ऐसे एंटीबायोटिक को क्या कहोगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। ओके, अब बच्चों पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, he was a professor of microbiology at St. Mary's Hospital and उन्होंने क्या किया, बहुत ही अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगस जो है इनको पेट्री डिश में कल्चर किया। पेट्री डिश क्या होता है, ऐसा प्लेट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेट्री डिश। ओके, तो ये पेट्री डिश जो है इसके हेल्प से इसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया और कुछ फंगस को ग्रो किया। फिर 3 सितंबर 1928 को जब वो स्टैफिलोकोकस कल्चर जो फूड पॉइजनिंग करता है, ओके, उस मेड एन इंटरेस्टिंग, वो जब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा कि उस पेट्री डिश में फंगल कॉलोनीज ग्रो हुई हैं और फंगल कॉलोनी के आसपास का एरिया जो पूरी तरह साफ है। इसका मतलब उस फंगस में से जरूर कोई ऐसा केमिकल निकल रहा था जो स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया को मार दे रहा था। तो बाद में उन्होंने जब उस केमिकल को और स्टडी किया तो पता चला कि अरे हाँ, इसमें से एक कार्बन कंपाउंड निकल रहा है जो बाकी बैक्टीरिया को मार रहा है। तो जिस फंगस से निकला था उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो उन्होंने ये जो केमिकल था उसका नाम रख दिया पेनिसिलिन और इसमें से पहला एंटीबायोटिक जो है उसकी डिस्कवरी हुई एक्सीडेंटली। समझे? तो अभी देखो पेनिसिलिन क्या क्या कह रहा है पेनिसिलिन के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे हाँ, पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम। तो नाम याद रखो कौन से फंगस से मिलता है, पेनिसिलियम, एंड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टैफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सेट्रा। तो ये किसके अगेंस्ट में वर्क होता है, स्टैफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोकाई। Medicine containing penicillin are useful to treat certain bacterial infection of the ear, nose, throat and skin as well as diseases like pneumonia and scarlet fever। तो निमोनिया और स्कारलेट फीवर में बुखार आता है विद रैशेस ऑन द बॉडी। तो ये जो डिसीजेस है इसको ट्रीट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, पेनिसिलिन का यूज करते हो। कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट पेनिसिलिन काम करता है, स्टैफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोकाई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मान लो आपने कभी कोई एंटीबायोटिक लिया और आप उससे ठीक हो गए, तो आप क्या करते हो, किसी को ऐसा बीमारी दिखाई आप बोलते हो कि मैंने एंटीबायोटिक लिया था, आप ये ले लो ठीक हो जाए। ऐसा कभी नहीं करो बच्चों, क्योंकि एंटीबायोटिक का ओवर यूज जो है ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है। तो एंटीबायोटिक यूज करते समय कुछ कॉशंस आपको यूज करने हैं। पहला, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। कभी भी एंटीबायोटिक खुद से नहीं लो, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो ही एंटीबायोटिक लो। डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर। Don't consume antibiotic on your own to treat common disease like throat infection, common cold or influenza। अगर आपको इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड या थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो खुद से एंटीबायोटिक मत लो। बहुत से लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई एंटीबायोटिक का नहीं बताएंगे, जो उनको पहले से पता होता है वो ले लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। Even if you feel well before completion of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it। डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको 4 दिन तक दवा लेनी है,
हम 2 दिन दवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम दवा लेना बंद कर देते हैं। कभी ऐसा मत करो। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होता है, जो जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में पूरी तरह किल नहीं हुआ रहता है, उसका नंबर कम हो गया रहता है, और फिर अगर आपने दवा लेना बंद किया तो कुछ दिन के बाद वापस वो स्ट्रांग होकर के आप पर अटैक करता है। इसलिए डॉक्टर जितने दिन तक आपको दवा लेने के लिए बोलते हैं उतने दिन तक दवा जरूर लो। डोंट सजेस्ट टू अदर द एंटीबायोटिक विच वेर यूजफुल टू यू। आपने कोई एंटीबायोटिक लिया, आप उससे ठीक हो गए, दोस्तों को मत बताओ उस एंटीबायोटिक के बारे में कि मैं ये लेकर के ठीक हुआ, आप ये ले लो। ऐसा कभी नहीं करने का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक थे सारे अपने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, ईस्ट। अब हम चलते हैं थोड़े ऐसे ऑर्गेनिज्म की तरफ जो हार्मफुल हैं। ओके, तो इसमें ज्यादातर फंगस है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विच चेंजेस डू यू नोटिस इन लेदर आर्टिकल एंड गनी बैग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, जो लेदर आर्टिकल होते हैं या गोनी जो होती है, जूट की जो गोनी होती है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का फिदरी जैसा फेदर जैसा ग्रोथ आ जाता है, कॉटन जैसा ग्रोथ आ जाता है। ये एक्चुअली फंगस होता है। इसे ग्रो होने के लिए मॉइस्चर चाहिए और कम टेम्परेचर चाहिए, जो कि रेनी सीजन में अवेलेबल रहता है। तो इसके ऊपर ये व्हाइट कलर का कॉटनी लेयर आ जाता है। फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड कैन यू यूज। अब ये आर्टिकल पर एक बार फंगस ग्रो हो गया तो इसके फाइबर्स लूज हो जाते हैं और ये खराब हो जाता है, हम उसको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते। व्हाई डू दीज आर्टिकल्स नॉट स्पॉइल ड्यूरिंग द समर और विंटर। समर या विंटर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ओके, अब टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो फंगस को जो है ग्रो होने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, तो फंगस ग्रो नहीं हो पाता उसमें। ओके, इवन वो किल हो जाता है उस समय। इसीलिए समर या विंटर के समय फंगस जो है इसका ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगा। माइक्रोस्कोपिक स्पोर ऑफ फंजा आर प्रेजेंट इन द एयर। हाँ, हर टाइप के एयर में माइक्रोस्कोपिक जो फंजा होते हैं, इनके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं। If there is a sufficient moisture, spores germinate on cotton fabric, gunny bag, leather, wooden item, etc. The fungal hyphae, अच्छा ये जो फंगस रहता है ना, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसको बोलते हैं हाइफे। पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन एंड टू रिप्रोड्यूस। तो इसमें से कुछ हाइफे जो है वो गनी बैग वगैरह के अंदर तक चले जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। दिस कॉजेज द मटेरियल टू वियर एंड बिकम वीक। इस वजह से मटेरियल कमजोर हो जाता है। एज ए रिजल्ट गनी बैग, लेदर आइटम like shoes, purses, belt, etc. on which fungi have grown do not last long. वही आंसर है जो पूछा था उसने। And wooden item also gets spoiled. बहुत बार आपने सोचा देखा होगा ना कि दाल अगर हमने वैसे ही गर्मी के समय में दाल बना करके रख दी है, यहाँ दाल बना के वैसे रख दी है और खुली है, तो कुछ समय के बाद में वो खट्टी हो जाती है एक दिन के बाद। तो आप सोचोगे कि अरे दाल बनाते वक्त तो हमने उसे गर्म किया था, तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो तो मर गए थे। मगर बच्चों एयर में ये जो फंगस रहते हैं, इनके स्पोर प्रेजेंट रहते हैं। जब दाल ठंडी हो जाती है तो ये स्पोर जो है उस पर आके गिरते हैं और फिर वहां पर जर्मिनेट होते हैं और दाल को खराब कर देते हैं। तो ये याद रखो, हर एयर में फंगस के स्पोर प्रेजेंट ही होते हैं। समटाइम you may notice a black powder or white disc floating on the pickle or murabba when jar is open after long time. हाँ, देखा होगा ना आपने, अगर जार को मुरब्बा या इसके जार को आप बहुत समय के बाद ओपन करते हो, पिकल के जार को, तो उसके ऊपर सफेद कलर का कॉटनी ग्रोथ दिखता है या कभी ब्लैकिश ग्रोथ दिखता है। एक्चुअली ये है क्या, ये फंगस है। Why are such food item not good to eat? अभी ये जो फंगस है ना, जब इसके ऊपर ग्रो होता है तो ग्रो होते समय फंगस न्यूट्रिएंट तो यूज करता है, साथ में उसके अंदर पॉइजन रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। फंगस को माइको वर्ड से बुलाया जाता है। तो फंगस जो टॉक्सिन रिलीज करता है उसका नाम है माइकोटॉक्सिन। क्या नाम है बच्चों, माइकोटॉक्सिन। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो देखो, वेरियस स्पीसीज ऑफ फंजाई ग्रो ऑन फूड आइटम लाइक पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा। ओके, सारे मुंह में पानी लाने वाली चीजें हैं। They use the nutrient in this food item for growth and reproduction. ये reproduction के लिए और growth के लिए इसके nutrient को use करते हैं। During this activity, fungus releases mycotoxin, very important word, mycotoxin, certain poisonous chemical into the food, and thus food become poisonous.
Hence the food on which fungi have grown cannot be eaten. तो ऐसी फूड को आप नहीं खा सकते हो क्योंकि फंगस उसमें ग्रो करते समय क्या रिलीज कर देता है, माइकोटॉक्सिन। तो फंगस के टॉक्सिन को क्या बोलते हैं, माइकोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फंगाई के बारे में। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रीडियम। ओके, इसका एक वैरायटी है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। बच्चों आपने टिटनस के बारे में सुना होगा, तो ये टिटनस कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी इसकी वजह से टिटनेस होता है। उसी स्पीसीज का ये बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रीडियम। सम टाइम केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग द कम्युनिटी फीस्ट। आपने सुना होगा ना कि शादी में काफी लोगों ने खाना खाया और खाने के बाद उन्हें जो वोमिटिंग शुरू हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो कम्युनिटी फीस्ट में बहुत बार ये होता है। हाउ डज फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ सडन? अचानक ये फूड जो है पॉइजनस कैसे हो जाता है? हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ सडन? ये फूड अचानक पॉइजनस कैसे हो गया? तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर फूड खुला रखा हुआ है, राइट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये फूड इजीली एक्सेसिबल होता है और ये ग्रो होकर के उसमें कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। द बैक्टीरिया विद स्पॉइल कुक्ड फूड आर क्लोस्ट्रीडियम। तो आपके फूड को स्पॉइल करने वाला जो बैक्टीरिया था उसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। Out of about 100 different species of this bacterium, some are free living। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो किसी और बैक्टीरिया के बॉडी में नहीं रहते हैं, सॉइल वगैरह में फ्रीली रहते हैं। Whereas some live in the alimentary canal of human and other animal। और बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो ह्यूमन और एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। दिस बैक्टीरिया रॉड शेप। देखो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो ये कैसे हैं, रॉड शेप में है। आपको मालूम है ना, रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस बोलते हैं, राइट? ओके, एंड प्रोड्यूस अ बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर। देखो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये एंडोस्पोर्स हैं और कैसा शेप है उसका, बॉटल शेप एंडोस्पोर्स हैं। इन द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन का मतलब है अगर बहुत टेम्परेचर हाई रहा या फिर उनको न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं रहा, तो ऐसे वक्त में रिप्रोड्यूस करना रोक करके क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। One special characteristics of this bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air। हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारे एयर में जो ऑक्सीजन लेवल है ना, उस ऑक्सीजन लेवल से बैक्टीरिया मर जाते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, एनरोबिक होते हैं। दे ग्रो इन एनरोबिक कंडीशन। इसीलिए अगर आपको कोई जख्म हुआ है और जख्म को अगर आपने ढक दिया तो फिर उसको एनरोबिक कंडीशन मिल जाती है और ऐसे समय में फिर वो एनरोबिक कंडीशन में ग्रो होते हैं। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब, आपने देखा होगा ना बहुत सारे जख्म जब लगते हैं तो डॉक्टर जो है उसके ऊपर बैंडेज नहीं बांधता है, खाली मेडिसिन लगा करके उसको छोड़ देता है, बोलता है इसको खुला ही रखो। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो भी चोट लगी है, अगर ये सॉइल की वजह से लगी है तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हो सकता है और कवर किया तो उसको एंड्रोबिक कंडीशन मिलेगा और वो ग्रो करके पस फॉर्म करेगा या वो वुंड को खराब कर देगा, स्पॉइल कर देगा। ओके, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़्यादातर सॉइल में क्लोस्ट्रीडियम टिटानी रहता है जो टिटनेस कॉज करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर तुरंत आपको टिटनेस का इंजेक्शन देते हैं। देखो यहाँ पे नाम दिया उसका, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, एंडोस्पोर प्रोड्यूस करने वाला। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्लोस्ट्रीडियम पेरिफ्रिंजियस। ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसका पॉइजन तो इतना डेंजरस होता है कि एक कोको कोला का बॉटल जो है, अगर एक कोको कोला के बराबर का पॉइजन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से जमा करो तो पूरे अर्थ के ह्यूमन बीइंग को किल किया जा सकता है। फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली, ठीक है, तो ये किसके बारे में था, क्लोस्ट्रीडियम के बारे में था। तो खाली ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली क्लोस्ट्रीडियम या बैक्टीरिया हार्मफुल हो, अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, other kind of microorganisms like bacteria, viruses, protozoa and fungi are also responsible for different diseases that affect the human. You will learn about viruses which are smaller than bacteria and can grow, reproduce only in living cell। अपने वायरसेस के बारे में तो पढ़ा ही है, पढ़ा क्या है, अभी कोरोना चल रहा है तो सबको इसके बारे में मालूम ही होगा। ओके, कि ये कितना डेंजरस होता है। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से ज़्यादा डेंजरस तो वायरस है।
लेट अस सी हाउ आर दे आर हार्मफुल टू अस। तो देखते हैं ये किस वजह से हमारे लिए हार्मफुल है। एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं साइंटिस्ट का। इट वाज बिलीव्ड दैट मीट गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू सम बैक्टीरिया ऑफ द बैसिलस टाइप, बट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ बैसिलस वाज नॉट नोन। तो एक साइंटिस्ट है वैन एमर्जन प्रूव्ड दैट एंड्रोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। मैंने आपको बताया था बहुत ही डेंजर बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। Okay, Ida Benston obtained higher education in biochemistry at Chicago University. She conducted important research on the toxin responsible for gas gangrene. Gas gangrene and antitoxin useful for treating it. Gas gangrene क्या होता है? समझो आपको कहीं पे चोट लग गई, चोट लगने के बाद उसमें पस भरता है और सूजने लगता है, और सूजने के बाद फिर उसके अंदर स्वेलिंग आने के बाद पॉइजन भर जाता है और वो पार्ट आपको कट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। तो ये जो इडा बेंगस्टन है ना, ये गैंग्रीन के बारे में स्टडी कर रही थी, गैस गैंग्रीन के बारे में। While she was doing research on the dreaded disease called typhus, एक बीमारी है जिसका नाम है टाइफस, उसके साथ वो रिसर्च कर रही थी। She herself contracted the infection, उनको खुद इन्फेक्शन हो गया, but she overcame it and continued her research. For this work she was honored with the typhus medal in 1947। तो उन्हें इस डिसीज के लिए टाइफस मेडल जो है, इस डिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च के लिए टाइफस मेडल जो है दिया गया 1947 में। बच्चों यहाँ पे इस चार्ट में कुछ डिसीजेस और उनके कॉजेटिव एजेंट के नाम दिए गए हैं। तो नेम ऑफ डिसीज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट कौन है? वायरस, और मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है? थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एग। अगर वो चाइल्ड को मिल्क पिला रही है तो उसमें भी ये डिसीज ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। कैसे इसको रोक सकते हो? सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल एंड इंजेक्शन, क्योंकि उसमें अगर आप इंजेक्शन को वापस यूज कर रहे हो तो ब्लड अगर लगा रहेगा इन्फेक्टेड पर्सन का तो वो नॉर्मल पर्सन के बॉडी में ये वायरस इंटर हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बच्चों, हेपाटो जिस लीवर होता है और आइटिस मतलब होता है स्वेलिंग होना, तो इसीलिए डिसीज का नाम है हेपेटाइटिस। तो कॉजेटिव एजेंट है वायरस, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, क्लीन एंड फिल्टर वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, इससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है। अगला है इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरस कॉज करता है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई जो फ्लू रहता है ना, फ्लू वो यही है इन्फ्लुएंजा टाइप का, ठीक है। पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। मीजल एंड चिकन पॉक्स तो आप जानते ही हो, पॉजिटिव एजेंट है वायरस, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सबसे बेस्ट इसका प्रिवेंटिव मेजर है वैक्सीनेशन, अनकंटामिनेटेड वाटर, क्लीन फूड और अनकंटामिनेटेड वाटर यूज करना। बर्ड फ्लू यस H7N9 और स्वाइन फ्लू H1N1। ओके, ये भी आपको मालूम है कि कोरोना की तरह इसका भी आउटब्रेक हुआ था। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड एंड एनिमल, पर्सनल हाइजीन रखना, प्रॉपरली कुक्ड मीट यूज करना। डेंगू वायरस है, इसका भी पॉजिटिव एजेंट और मोड ऑफ इन्फेक्शन मॉस्किटो बाइट के थ्रू होता है। क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिंग द स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी जमा मत होने दो और मॉस्किटो को कंट्रोल करो। निमोनिया पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन है जो उससे छींकता है तो उसके छींक के थ्रू ये ड्रॉपलेट सब जगह फैलते हैं और फिर हेल्दी पर्सन की बॉडी में पहुंचते हैं। वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। लेप्रेसी, जिसको आप कोल्ड भी कहते हो, बैक्टीरिया लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसके कॉन्टैक्ट में आप बहुत ज़्यादा समय से हो तो ये आपको हो सकता है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कॉन्टैक्ट अवॉइड करो और उसके सामान से भी कॉन्टैक्ट अवॉइड करो। कॉलेरा बैक्टीरिया है, इसका पॉजिटिव एजेंट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्लीन फूड एंड क्लीन वाटर यूज करो। मलेरिया प्रोटोजोआ है, मॉस्किटो बाइट, अनक्लीन सराउंडिंग, क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, prevention of stagnant water and controlling the mosquito. Dandruff, ringworm और scabies. Dandruff, ringworm और scabies, क्या रीजन है इसका? फंजाई। क्या करना चाहिए? कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन अवॉइड करो और ही इज बिलोंगिंग लाइक अदर, इस वजह से स्प्रेड होता है। पर्सनल हाइजीन रखो, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट अवॉइड करो, अदरवाइज ये डिसीज आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। Salt is applied on the inner surface of pickle jar and pickle covered with oil. Why is this done?
आपको मालूम है ना, सॉल्ट जो इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है और ये प्रिजर्वेटिव है, तो अगर हम पिकल में ज़्यादा सॉल्ट रखेंगे तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं हो पाता है और पिकल खराब नहीं होता है। और ऑयल का लेयर जो है ये पिकल का ऑक्सीजन के साथ में कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता। Which preservative mix with the ready to eat food to keep them from spoiling? आपको मालूम है सोडियम बेंजोएट और ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव जो यूज किए जाते हैं। फाइंड आउट द यूजेस ऑफ फंजाई टू प्लांट एंड एनिमल। ओके, फंजाई जो है प्लांट और एनिमल, प्लांट को स्पेशल टाइप का मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसकी बहुत डिटेलिंग है इसके बारे में, लेकिन आप इतना याद रख सकते हो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन में ये हेल्प करते हैं। और हमारे मसाले में एक डगर फूल होता है जो कि एक लाइकेन है, जो फंजाई और अलगे का एसोसिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी इजी हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।